Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. Chapter 4 Depreciation and its Accounting. JIIB Paper 2 Accountancy Module A Mathematics for Business Finance. Chapter 4 Depreciation and its Accounting. In this chapter we'll understand meaning of depreciation, causes of depreciation, need for depreciation, factors for depreciation, accounting entries, methods for depreciation, what is straight line method of depreciation, what is written down method of depreciation, what are the advantages and disadvantages of straight line method, what are the advantages and disadvantages of written down method, what is sum of the years digit method, how replacement of fixed asset is done through sinking fund method. Depreciation is the amount with which an asset loses its value. Depreciation वह मात्रा है जो शो करती है कितनी वैल्यू उस असेट की बुक्स में कम हो गई. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू. द वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज द स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू. जब भी कोई असेट पूरा इस्तेमाल कर लिया जाता है उसके बाद जो उसकी कीमत मिलती है उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं. जैसे कि एक ट्रक 10 साल के बाद किसी काम का नहीं रह जाता चलाने के लिए, जो उसकी कीमत हमें मिलेगी वो उस ट्रक की स्क्रैप वैल्यू. असेट क्या है? जो प्रोडक्शन में हेल्प करे वह असेट. और डेप्रिसिएशन हम हमेशा नेट वैल्यू ऑफ असेट पर कैलकुलेट करते हैं. किसी भी असेट की जो नेट वैल्यू होती है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है. नेट वैल्यू ऑफ असेट है वैल्यू ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू. अगर किसी ट्रक की कीमत है 50 लाख रुपए और आखिर में 10 साल इस्तेमाल करने के बाद उसके 2 लाख रुपए मिलते हैं तो जो असेट की नेट वैल्यू है दैट इज 48 लाख. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर एक सर्टेन अमाउंट एज अ डेप्रिसिएशन हर साल डिडक्ट कर दिया जाता है. एक ट्रक जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 50 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है, तो नेट वैल्यू हुई 48 लाख. स्ट्रेट लाइन मेथड में 10 साल के लिए हम क्या करेंगे, 48 लाख को 10 से डिवाइड कर देंगे दैट इज 4,80,000. सो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल हम 4,80,000 उसकी वैल्यू से डिडक्ट करते चले जाएंगे. डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हम हर साल डेप्रिसिएशन एक सर्टेन परसेंटेज के रूप में लगाते हैं. इस ट्रक के लिए अगर हम 20% पर एनम का डेप्रिसिएशन लगाएं तो क्या होगा, पहले साल 50 लाख में से 20% यानी 10 लाख डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर नेट वैल्यू रहेगी 40 लाख. अगले साल 40 लाख का 20% यानी 8 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, वैल्यू रहेगी 32 लाख. अब तीसरे साल 32 लाख का 20% दैट इज 6,40,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगेगा. Next, we start the chapter in sections. Section 4.1. What is depreciation? Depreciation is the charge shown on profit and loss account for the value by which the asset is reduced. वह अमाउंट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, जो असेट की वैल्यू डिक्लाइन करता है उसे हम डेप्रिसिएशन की संज्ञा देते हैं. Depreciation is that fixed part of asset which is not recoverable. Depreciation वह हिस्सा है फिक्स असेट का जो रिकवर नहीं किया जा सकता, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता. Depreciation कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस पर निर्धारित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है. यह पहले से डिसाइडेड किए गए मेथोडोलॉजी से लगाया जाता है और यह सर्टेन होता है. इसके अंदर प्रॉफिट या वैल्यू या सेल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. ध्यान रहे डेप्रिसिएशन ऑपरेटिव कॉस्ट का हिस्सा है.
डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद असेट की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। इस सेक्शन में हमने देखा कि डेप्रिसिएशन फिक्स असेट पे लगाया जाता है, इससे उसकी वैल्यू गिर जाती है और यह प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाता है, ऑपरेटिव कॉस्ट का हिस्सा होता है और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद असेट की वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन 4.2। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें समझना होगा कि फिक्स असेट्स जैसे समय बीतता जाता है, जैसे उनका यूज किया जाता है, उनकी वैल्यू गिरती जाती है। यह उन फिक्स असेट्स की यूजेज की वजह से भी हो सकता है, ऑब्सोलीट होने की वजह से यानी कि आउटडेटेड होने की वजह से, और भी कारणों से धीरे धीरे रखे हुए उनके ऊपर धूल मट्टी आने से उनकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। इन्हीं सभी कारणों से उनकी वैल्यू गिर जाती है। इस गिरती हुई वैल्यू को अकाउंटिंग बुक्स में दिखाने के लिए डेप्रिसिएशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 4.3 व्हाट इज द नीड फॉर डेप्रिसिएशन। एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। इसी से जो मशीन की वियर एंड टियर हुई है उसकी कॉस्ट लगाकर रिफ्लेक्ट की जाती है बुक्स में, जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो एक्चुअल पोजीशन है बिजनेस के अंदर, बिजनेस एंटिटी की, वो हमें पता लग सके। ध्यान रहे डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट करता है और बैलेंस शीट में भी असेट्स की ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। डेप्रिसिएशन के साथ साथ यदि प्रोविजनिंग की जाए या सिंकिंग फंड बना दिया जाए तो जब मशीन का टाइम पूरा हो जाता है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए पर्याप्त धन भी हमें मिल जाता है। नेक्स्ट 4.4 व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निर्धारित या डिसाइड करने के लिए हमें असेट की वैल्यू पता होनी चाहिए। असेट की लाइफ समाप्त होने पर उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी वो हमें पता होनी चाहिए। असेट की कमर्शियल लाइफ कितनी लंबी है यह हमें पता होना चाहिए। यदि एक मशीन कहने को तो 10 साल चल सकती है, लेकिन एक कंपनी ने डिसाइड किया है कि 8 साल इस्तेमाल करने के बाद उसे हटा दिया जाएगा जिससे कि नई टेक्नोलॉजी लाई जा सके, तो हम डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ टाइम 8 साल लेंगे, ना कि 10 साल। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती हैं। हाउ अकाउंटिंग एंट्रीज आर डन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के एंट्रीज 2 प्रकार से की जा सकती है। पहली प्रकार जहां पर असेट्स में से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर दी जाती है, सो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट विच इज बेसिकली एन एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू असेट अकाउंट। ध्यान रहे अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स, डेबिट ऑल डिक्रीज इन असेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं रिपीट करता हूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। जितने भी खर्चे हैं उन्हें डेबिट किया जाता है, जितनी भी आय हो रही है उसे क्रेडिट किया जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी असेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो उसे डेबिट कर दिया जाता है, एंड कोई भी वैल्यू अगर गिरती है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब भी जो पैसा प्राप्त करता है उसे डेबिट किया जाता है एंड जो भी पैसा देता है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो हमारी एंट्री में डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंडिचर है, इट इज टू बी डेबिटेड टू असेट। असेट की वैल्यू गिर रही है इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे तो एंट्री पास की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। यहां पर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया जिससे कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सके और बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू डिक्लाइंड वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होगी। ये पहले मेथोडोलॉजी है डेप्रिसिएशन को अकाउंट्स में शो करने की। दूसरी मेथोडोलॉजी कहलाती है प्रोविजनिंग। इसमें एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जिसे डेबिट कर दिया जा रहा है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक रिजर्व है जो क्रिएट किया जा रहा है, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होगा। साल के एंड में जब फाइनल अकाउंट्स बनेंगे तो वही होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट 4.6 व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फर्स्ट मेथड, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर ओरिजिनल कॉस्ट 1 करोड़ है या 100 लाख एंड डेप्रिसिएशन 20% है, तो हर साल 5 साल के पीरियड में 20 लाख रुपए डेप्रिसिएशन उस मशीन पे लगा दिया जाएगा। यह अमाउंट फिक्स रहता है पूरे 5 साल जो इस मशीन की लाइफ है, जहां स्क्रैप वैल्यू 0 मानी जा रही है। सेकेंड मेथड या दूसरा मेथड, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी एक सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज होगा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस असेट की वैल्यू का, उसकी जो डिमिनिशिंग वैल्यू है उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज। इसे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट लगातार धीरे धीरे कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है, वैल्यू को धीरे धीरे राइट डाउन किया जा रहा है। तीसरा डेप्रिसिएशन का मेथड है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। नेक्स्ट 4.7, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें असम्पशन है कि असेट एक सर्टेन वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू हर साल लूज करती है। इस मेथड में ओरिजिनल वैल्यू ऑफ असेट ली जाती है, उसमें से स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है, जो अमाउंट आता है उसको लाइफ से, असेट की लाइफ से डिवाइड कर दिया जाता है। 1 करोड़ 10 लाख की एक मशीन ली, 10 लाख रेसिडुअल वैल्यू है, तो 1 करोड़ नेट वैल्यू आई, जिसे हम 5 इयर्स के स्पैन से डिवाइड कर देंगे। 20 लाख उसकी एनुअल स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन आया, तो पहले साल 1 करोड़ में 10 लाख में से 20 लाख, फिर दूसरे साल 90 लाख में से 20 लाख, तीसरे साल 90 लाख में से 20 लाख, फिर 70 लाख में से 20 लाख, इस तरह से वैल्यू गिरती जाएगी और 5वें साल के अंत में केवल 10 लाख रह जाएगा, जो कि स्क्रैप वैल्यू को बेचकर कंपनी को पैसा प्राप्त हो जाएगा। ये उन मशीन्स में एप्लीकेबल है जहां पर मशीन्स कॉन्टिन्यूस वैल्यू देती रहेंगी ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रहे, अगर 1 जनवरी को असेट परचेज किया गया है, 31 मार्च तक तो केवल 3 महीने होंगे, तो इसमें डेप्रिसिएशन केवल जो पूरा एनुअल डेप्रिसिएशन बनेगा उसका 25% ही चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट 4.8, डिक्लाइनिंग वैल्यू और रिटन डाउन मेथड। इस मेथड में जो रेसिडुअल वैल्यू है असेट की हर साल बचती है, जो भी वैल्यू निकल कर आ रही है डेप्रिसिएशन निकालने के बाद, उसका एक सर्टेन परसेंटेज रिड्यूस किया जाता है एज अ डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल, एक मशीन 100 लाख की या 1 करोड़ रुपए की ली गई, 20% डेप्रिसिएशन है। पहले साल 1 करोड़ पे 20 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो रेसिडुअल वैल्यू जो उसकी रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वो 80 लाख। दूसरे ईयर में 80 लाख का 20% यानी कि 16 लाख, यानी जो नेक्स्ट वैल्यू रह जाएगी वो 64 लाख। थर्ड ईयर में 64 लाख का 20%, तो 64 लाख का 20% हो जाएगा 12.8 लाख। इसे 64 लाख से माइनस कर दिया जाएगा और इस तरह से आगे हर साल डेप्रिसिएशन लगाते चले जाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि पहले साल डेप्रिसिएशन 20 लाख था, दूसरे साल 16 लाख, फिर 12,80,000, यानी कि लगातार हर साल जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो गिरता जा रहा है, जबकि परसेंटेज फिक्स्ड है ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द असेट। यह उन मशीन्स के लिए रेलेवेंट है जिनका रिटर्न शुरू में ज्यादा है, बाद में कम, जैसे कि कंप्यूटर्स। नेक्स्ट 4.9, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के एडवांटेजेस, पहला, सिंपल है कैलकुलेशन में और एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल लगाया जाता है। डिसएडवांटेज, यहां पर डेप्रिसिएशन हर साल सेम लगाया जा रहा है, जबकि किसी भी असेट में शुरू में ज्यादा रिटर्न आते हैं और जैसे जैसे असेट पुराना हो जाता है उसके रिटर्न्स कम होते हैं और उसके ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट 4.10,
Advantages and disadvantages of written down method. Advantages. It is mentioned in the Income Tax Act. यह मेथड रिकॉग्नाइज किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में भी और कंपनीज एक्ट में भी। शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा लगने से ज्यादा टैक्स बेनिफिट भी होते हैं और मशीन की रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं, तो यह ज्यादा एप्रोप्रिएट है। डिसएडवांटेज, इस मेथड को फॉलो करने से कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होगी और कई बार ऐसा लगता है कि सेम असेट पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितना कम होता चला गया, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। नेक्स्ट 4.11 सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। ये क्या है? सम ऑफ द ईयर्स डेप्रिसिएशन मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक असेट जिसकी लाइफ 3 साल है तो हम ऐड करेंगे 3 + 2 + 1 = 6। एक कंप्यूटर यदि 60,000 का है, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाएंगे 3/6 of 60,000 that is ₹30,000। सेकेंड ईयर में लगाएंगे 2/6 of 60,000 that is 20,000 और थर्ड ईयर में लगाएंगे 1/6 of 60,000 that is 10,000। एक मशीन जिसकी लाइफ 5 साल है, सम ऑफ द ईयर मेथड से उसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें हम ऐड करेंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये बराबर हुआ 15। एक मशीन है 15 लाख रुपए की। पहले साल डेप्रिसिएशन होगा 5/15 गुणा 15 लाख बराबर 5 लाख। दूसरे साल होगा 4/15 गुणा 15 लाख बराबर 4 लाख। तीसरे साल होगा 3/15 गुणा 15 लाख बराबर 3 लाख। चौथे साल होगा 2/15 गुणा 15 लाख बराबर 2 लाख और पांचवें साल होगा 1/15 गुणा 15 लाख बराबर 1 लाख। नेक्स्ट 4.12 रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, यानी डेप्रिसिएशन जो मशीन पर लगता है वह कैश में रिफ्लेक्ट नहीं होता। लेकिन जब हमें मशीन खरीदनी होती है तो एक साथ हमें 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया बिजनेस को आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बिजनेस एंटिटीज प्रॉफिट में से एक सर्टेन परसेंटेज हर साल सेट असाइड कर देती हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइफ ऑफ द मशीन। अगर मशीन की लाइफ 5 साल है तो एक सर्टेन अमाउंट वो हर साल सेट असाइड कर देती हैं, जिससे कि 5 साल के अंत में उनके पास इतना पैसा अवेलेबल हो जिससे वो नई मशीन खरीद सके। कंपनीज या एंटिटी एक नया असेट खरीद सके उसके लिए वो प्रोविजनिंग करती जाती हैं जो सिंकिंग फंड मेथड से एप्लीकेबल होता है। इस मेथड में एक डेप्रिसिएशन फंड या एक सिंकिंग फंड क्रिएट कर दिया जाता है और यह पैसा लगातार इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बिजनेस के पास एक मशीन 1 करोड़ रुपए की आई या उन्होंने खरीदी और इसकी लाइफ स्पैन 5 साल है। यह कंपनी क्या करती है, 15 लाख रुपया हर साल सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देती है और इससे बॉन्ड्स खरीद लेती है। 5 साल में 15 लाख रुपया प्रति साल प्रोविजनिंग में करते हुए टोटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में 75 लाख हो जाएगी, प्लस इस बीच उन बॉन्ड से जो इंटरेस्ट या वैल्यू एप्रिसिएशन अचीव होगा उसे कंपनी 5 साल के अंत में बेच देगी, जिससे उसके पास एक फंड जनरेट हो जाएगा जिससे वह अपने असेट को रिप्लेस कर सकेगी। लेट अस रिवाइज। जितनी भी बिजनेस एंटिटीज हैं, जो भी उनके पास असेट होते हैं, उसकी एक सीमित लाइफ होती है और इस लाइफ के दौरान इनका जो यूज किया जाता है उससे जो वैल्यू जनरेट हो रही होती है उस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन द्वारा प्रोविजनिंग करके असेट क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं तथा प्रॉफिट का ट्रू प्रॉफिट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि डेप्रिसिएशन के एक नहीं कई मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन मेथड है या
सम ऑफ द ईयर मेथड है। ये सभी मेथड्स के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। डिफरेंट एसेट्स के टाइप के अनुसार इनका यूज किया जाता है। जिनका लगातार बराबर रिटर्न है उनके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा है। जिनकी यूटिलिटी पहले ज्यादा है बाद में कम है उनके लिए रिटर्न डाउन मेथड अच्छा है। और सम ऑफ द ईयर मेथड के भी सेम एडवांटेजेस हैं। सो हमने डेप्रिसिएशन की प्रोविजनिंग, उसकी अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, उसका यूटिलिटी, इन सब चीजों को समझा। आई डू होप आप सब लोगों को ये चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, समझ आए होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं akagrawl99@gmail.com और कॉल कर सकते हैं 9999428886। थैंक यू फॉर लिसनिंग।